फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या आएगा देखो, फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजन जो है बहुत मायने रखते हैं, जो अपने एफएम को लेने पड़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं, फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। ठीक है, देखो जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन है, तीसरा डिविडेंड डिसीजन है। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड। एक एसेट सिलेक्ट करना जिसमें वो फंड इन्वेस्ट किया जा सकता है, बेस्ट से बेस्ट एसेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो आगे क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन लेना, हाउ टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जैसे डेब्ट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है ना, इनसे सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे जुटाए, मतलब कैसे ले, फाइनेंस का सोर्स जो है अपना, उनसे इक्विटी से कितने पैसे ले, डेट से कितने ले, प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे, सारी चीज। डिविडेंड डिसीजन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, मतलब कितना पार्ट जो है डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर किया जाए। ये 3 डिसीजन जो है मेन है, मेन डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, मेन डिसीजन है जो हमको फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ेंगे। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट रेफर्स टू द डिसाइडिंग अबाउट हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टर को ताकि रिटर्न मिल सके। कोई भी एसेट है उसमें मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया चीज इन्वेस्ट करी जाए। मान लो बिल्डिंग खरीद रहे, एक अच्छी लोकेलिटी में बिल्डिंग खरीदी जाए, मान लो कोई मशीन खरीद रहे तो अच्छा आउटपुट देने वाली मशीन खरीदी जाए, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी देने वाली मशीन खरीदी जाए, है ना। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके के शेयर खरीदने की बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिल पाए हमको, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर के काम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का फाइनेंस मैनेजर का काम है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में पैसे डाल के छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस पे फंड इन्वेस्ट करना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ना लेना। देखो एग्जांपल, जैसे फिक्स एसेट खरीद रहा हूं मैं, मान लो कोई मशीन है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं ना भाई पैसे, सीधी सी बात है। मैंने मान लो कोई फर्नीचर खरीदा लॉन्ग टर्म के लिए, ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, कोई न्यू ब्रांच ओपन की है, 10 करोड़ का खर्चा है। ठीक है, तो वो भी एक मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये डिसीजन तो लेने पड़ते हैं ना। इंपॉर्टेंस क्या है, दीज डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लॉन्ग रन। अर्निंग कैपेसिटी को बताएंगे कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट जिस लेवल की है, पैसे होना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है आपको प्रॉपर लेने पड़ेंगे ताकि आपकी जो अर्निंग है अच्छे से अच्छी हो सके। अच्छा, दे इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा पैसा जो है एसेट्स पे लगता है, ह्यूज अमाउंट लगता है। दे आर रिवर्सेबल। इनरिवर्सेबल नहीं है, एक बार लगा दिया तो लगा दिया, बाद में सोचने का मौका नहीं है भैया, पहले सोच समझ के लगाओ पैसे। मशीन खरीद ली 1 करोड़ की, 50 की भी नहीं बिकेगी अगर आपने ध्यान से पैसे नहीं लगाए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। सोच समझ के आपको पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। वही नहीं लगाया, खराब कर दिया, फिर और लगाओ, और कहां से आएगा, सारी पूंजी आप लगा रहे हो एक ही बारी में। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये सोचना पड़ेगा पहले। अभी तक फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, each investment decision involve a series of cash receipt, cash inflow and payment cash outflow over a lifetime. ठीक है, this cash flow needs to be analyzed carefully before finalizing the investment. जब तक भाई फाइनलाइजिंग कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट, उससे पहले हमको ये सारा कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखना पड़ेगा। ओनली दैट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड विच हैज द फेवरेबल कैश फ्लो। फेवरेबल हो, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम हो, इस तरह का फेवरेबल अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनफ्लो ज्यादा हो, पैसे आ ज्यादा रहे हैं भाई यार, खर्चे ज्यादा है, मशीन ऐसी ले ली टेक ली लाके, उसके खर्चे ही को नहीं निकलने लग रहे, रोज के खर्चे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बार बार खराब हो रही है, ऐसी मशीन ले ली सस्ते के चक्कर में, खर्चे ज्यादा बढ़ गए। बात ये है आउटपुट ही नहीं आ पा रहा, प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा इतना। ठीक है ना,
तो मतलब आपको कैश फ्लो प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा पहले भाई, हाँ वाकई में जो मशीन ली है बढ़िया है या नहीं है। बात ये एक तो आपने ऐसी मशीन ले ली, देखने की जरूरत नहीं 2-3 साल तक तो, 4 साल तक तो, ठीक है। देखो द रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट से, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब मान लो मैं 2 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ भैया, तो सोच समझ के लगाऊंगा ना यार। 2 करोड़ रुपए फ्री में तो आओगे नहीं, मार्केट से उठाने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ेगा भाई, फ्री में को नहीं आ रहे 4 लाख रुपए ना, सोचना पड़ेगा क्या करा जाए, ये समझे। बात ये है 4 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ेगा, सोचने का पड़ेगा ना क्या करा जाए। बात ये थोड़ी किसी का भी कर दो हिसाब किताब, ऐसे नहीं होता ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा आपको। एक ये भी आता है इसके अंदर में, किस चीज के अंदर में आता है ये, फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये थोड़ी है जहां मर्जी चल रही मशीन अच्छी लग रही है खरीद लो, ऐसे थोड़ी, ये समझे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा आपको, आपका रिटर्न कितना आ रहा है। आपको अगर बिजनेस के अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है ना, फिक्स एसेट खरीदनी है, सारी चीजें खरीदनी है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा हर चीज के बारे में, रिटर्न कितना मिल सकता है मेरे को। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में क्या क्या इन्वॉल्व होगा बिफोर सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ईच वन इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स सच एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, एक बात है, बजटिंग का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं तुमको मैं पहले। कैपिटल बजटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। देखो जैसे ये 1 मशीन है, ओके, ये 2nd मशीन है, ओके, मैं ये 3rd मशीन है, ये 4th मशीन है। आपके पास इन चारों में से ऑप्शन है कि भाई कौन सी मशीन मैं खरीदूं। ये 1 करोड़ की है, ये 1.15 करोड़ की है, ये 1.3 करोड़ की है और ये 1.4 करोड़ की है, ओके। इसका लाइफ स्पेन मान लो 20 साल है, 20 ईयर है। इसका लाइफ स्पेन मान लो 15 ईयर है। इसका लाइफ स्पेन मान लो 10 ईयर है और इसका लाइफ स्पेन मान लो 12 ईयर है, सपोज दैट, ठीक है। ये बात है अभी, ठीक है। और गारंटी, इसकी नो गारंटी, इसकी नो गारंटी, इसकी गारंटी है, कौन सी ली जाए। 1.4 करोड़ की लेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होगा मेरा, 1.4 करोड़ की मशीन लूं मैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेरा ये रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई इसकी वारंटी भी है, इसकी सारी चीजें, तो मेरी जो कैपिटल है वो खराब ना हो। कैपिटल का बजटिंग डिसीजन मैंने क्या बनाया कि मेरे को ये मशीन खरीदनी चाहिए ताकि मेरे पैसे पूरे हो सके। बात ये है सीधी सीधी। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया समझ आया नहीं आया, मतलब ये मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये नहीं करने तुमको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है हमको, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, जो मैंने उस मशीन पे लगाया है ना उसकी वसूली कितने टाइम में हो जाएगी, जो मैंने पैसे मशीन पे लगाए हैं उसकी वसूली कितने टाइम में हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्टर खरीदा तो इसकी वसूली कितने टाइम में हो जाएगी, मैं देखूंगा ना, पे बैक पीरियड देखूंगा कि भाई पे बैक कितने टाइम में हो सकता है मेरी एसेट्स का। सही है, बात ये है। आगे चलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे छोटे वर्किंग कैपिटल में नहीं रखते। देखो, इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोल सकते हो, है ना। वर्किंग कैपिटल कैश हो गया, इन्वेंट्री होगी, स्टॉक हो गया, है ना। डेटर को कितने टाइम तक सेल करनी है, कितने टाइम तक क्रेडिट पॉलिसी क्या रखनी है, उधार पे कितने टाइम तक देना है, ये सारा कुछ सोचना ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मान लो आपको मैंने 3 महीने की उधार दी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्ट ही किए एक तरह से पैसे, है ना। समझे नहीं समझे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एग्जांपल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स सच एज कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, है ना। इंपॉर्टेंस, दीज डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। डे टू डे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करने वाले होते हैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सावधानी से लो इन डिसीजन को, ठीक है। दे अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मान लो तुम्हारी उधार इतनी ज्यादा हो रही है, सारा ब्याज में चला जा रहा है पैसा, समझे, वर्किंग कैपिटल ही पूरी नहीं हो पा रही तुम्हारी, तो सोच समझ के डिसीजन लो ना हर चीज का। बात सीधी सीधी साफ साफ है, बिजनेस करना है अपने को, बात ये है। फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं, पैसा कहां से जुटाया जाए, कितने इक्विटी इशू करूं, कितने डेब्ट इशू करूं, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करूं, क्या इशू करूं, किस तरीके से पैसे जुटाऊं मैं। 2:1 की रेशियो जो है प्रेफर्ड है। अभी देखो, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन एज हाउ द टोटल फंड रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस
will be obtained from the various long term sources. Long term sources देखो, financial sources chiefly include equity share capital, preference share capital. Retain earning क्या होती है? रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है कि भाई मान लो हमारी कंपनी ने 10,000 करोड़ कमाए थे पिछले साल, उसमें से हमने 2,000 करोड़ संभाल के रख लिए थे, बाकी बांट दिए थे डिविडेंड के रूप में। ये 2,000 करोड़ आप रिटेन अर्निंग है कि नहीं है? रिटेन कर लिया था, भविष्य में काम आ जाएगा पैसा, यहां से भी ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स है। अच्छा, डिवेंचर है, मान लो कर्जे पे पैसा ले रहे हैं, डेप्ट इशू कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो बैंक वगैरह से, आजकल तो बैंक फैसिलिटीज भी बहुत दे रहा है लोन लेने पे बिजनेसमैन को। देखो, एन एंटरप्राइज हैज टू डिसाइड द प्रपोर्शन तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कितना कर्जा ले और कितना मालिकाना पैसा उठाए मार्केट से। एक तो मालिकाना हक बेच रहे हैं हम मार्केट में, शेयर बेच रहे हैं मान लो जैसे, तो तुमको शेयर बेचे तो मालिकाना हक लेंगे ना। एक तो मैं कर्जा ले रहा हूं, एक मालिकाना हक दे रहा हूं, दो बात होगी ना। एक तो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, एक शेयर इशू किए जा रहे हैं। शेयर में तो मालिक बन गए तुम, डिवेंचर में तुम कर्जदार बन गए। बात ये है, सीधी सीधी बात ये है, प्रपोर्शन तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। सारे मालिक भी नहीं होंगे चलेंगे, सारे डिवेंचर होल्डर डेप्ट होल्डर भी नहीं चल सकते, सीधी सी बात ये है। तो 2:1 की रेशियो बताई जाती है, बढ़िया रेशियो, ठीक है। देखो, दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रही भाई, सीधी सी बात है। अब मालिकों का तो क्या प्रॉफिट हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। अब कर्जदारों को तो पैसे देने पड़ेंगे, डिवेंचर होल्डर को तो ब्याज चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे तुम्हारी फर्म मरे चाहे जिए, उनको कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करेगा नहीं करेगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस जो आप डिसाइड करोगे प्रपोर्शन, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझते हो, मतलब जो हमने कैपिटल मार्केट से उठाई है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी लागत कितनी आ रही है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो इससे मैंने ब्याज पे 2 करोड़ रुपए लिए हैं, उसको मेरे को कितना ब्याज देना पड़ेगा, दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है, आगे चलो भाई, ये देखो, दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन बताएगा? आपका डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन बताएगा, फाइनेंशियल मैनेजर का, ठीक है। आगे चलो, अभी देखो फाइनेंशियल रिस्क, भाई सीधी सी बात है यार। एक बात है, मैं मालिकों से पैसा ले रहा हूं, रिस्क लेस है, बात खत्म, डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्जदारों से ले रहे भैया, देना पड़ेगा, चाहे अपना बिजनेस बेचो चाहे जो है सौदा बेचो, सीधी सी बात है ना। It refers to the risk of being unable to cover required financial obligations such as interest। जैसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको? डिवेंचर होल्डर को। लोन ले रहे बैंक से तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, रिस्क है ना ये भाई। नहीं हुआ प्रॉफिट तो क्या करेंगे, इनको पैसे कहां से देंगे यार, बात यही, रिस्क है, सीधी सी बात है। ब्याज देना एक रिस्क है, इससे 2 करोड़ ले रहे भाई, 4 लाख रुपए कहां से लाएंगे, पहले ये सोचना पड़ेगा दिमाग में। इनकम है भी नहीं है, क्या करेंगे? अगर मेरे को लगता है कि भाई इस साल इनकम नहीं हो सकती, तो भाई मालिकों को इशू कर दो, शेयर इशू करो, डिवेंचर मत करो इशू। ब्याज कहां से लाओगे देने के लिए? सोचना तो पड़ेगा ना, फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी लेवल पे आके खड़ा होना पड़ेगा आपको, बिजनेस चलाना है तो। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, देखो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट, लागत अफेक्ट करने वाला फैक्टर। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल रेशियो जो होती है ना, प्रोपोर्शन, उसको कौन अफेक्ट करता है? एक तो सबसे पहला है कॉस्ट, क्या अफेक्ट करता है? कॉस्ट, लागत कितनी लग रही है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट सम सोर्स ऑफ फंड मे बी चीपर देन अदर फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। सीधी सी बात है भाई, अगर मान लो हमको लग रहा है कि भाई बैंक लोन सस्ता पड़ रहा है, वहां पे अपने को 7% पे पैसा मिल रहा है, हम क्यों 12% पे डिवेंचर इशू करें? बात खत्म, ऐसी तैसी करो सौदे की। 5% बच रहे हैं, है ना, 5% बचने से क्या फायदा ही है, हम तो वो चूज करेंगे, लोन चूज करेंगे, क्यों डिवेंचर इशू करें हम, सीधी सी बात है ना। हमको पता है कि वहां से हमको पैसा मिल जाएगा, ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं आ रही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 7% आ रही है साल की, ठीक है। बात ये एग्जाम्पल था ये, ठीक है, तो मैं तो वही चूज करूंगा ना भाई, सीधी सी बात है। रिस्क किसमें ज्यादा, रिस्क भी डिपेंड करता है। अगर मान लो तेरे को रिस्क नहीं लेना, सीधी सी बात है, मत इशू करो भाई डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा भाई उनको, तो तेरे को फायदा हो तेरे को नुकसान हो, तेरी फर्म मरे तेरी फर्म जिए, तेरे को देना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेना, इक्विटी शेयर इशू कर दो, आंख बंद करके, बात खत्म, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क सम सोर्स ऑफ फंड मे बी रिस्कर देन अदर फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद लो रिस्क। एग्जाम्पल, रिस्क ऑफ बोरोइंग फंड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ ओनर फंड।
भाई बोरोड फंड में ज्यादा रिस्क है भाई, पैसे देने पड़ेंगे यार। कह रहे ज्यादा रिस्क बोरोड फंड में, जैसे डेप्ट है, लोन लिया बैंक से, चुकाना पड़ेगा, बैंक तो नीलाम कर देगा 2 मिनट में, 2 मिनट में नीलाम कर देगा। इसके बाद में हैंस ए देखो रैशनल मैनेजर वुड चूज ओवनर फंड। भाई ओवनर फंड ज्यादा प्रेफरेबल किया जाता है ना, लो और लो रिस्क सिक्योरिटी। अगर मान लो भाई तुमको रिस्क नहीं लेना तो ओवनर फंड इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करो, सीधी सी बात है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या, कागजी कार्रवाई लिख लो चाहे इसमें, कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। भाई मैं तो वही देखूंगा ना जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट कम हो, मैं तो उसी चीज को प्रेफर करूंगा कि जहां पे डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट कम हो। मान लो डिवेंचर इशू करने में कई कागजी कार्रवाई हो जाती है तो मैं उसको इग्नोर करूंगा कि भाई डिवेंचर में ज्यादा माथा पच्ची है तो डिवेंचर इशू ना किया जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होगी, सीधी सी बात है। द फ्लोटेशन कॉस्ट रेजिंग सम सोर्स ऑफ फंड मे बी हायर देन अदर एंड ए फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद लो फ्लोटेशन कॉस्ट। लो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो क्या होगा बताओ भाई, क्या होता है, कई मान लो बैंक है 5% चार्ज ले रहे हैं, बोल रहे लोन की प्रोसेसिंग फीस 5% है। ओ भाई क्यों दे 5%? 1 करोड़ का लोन है, 5 लाख तो नहीं गए भाई। एक बोल रहा है बैंक 3% ले लेंगे, ठीक है, एक बोल रहा है 2%, किसके पास जाएंगे? 2% वाले के पास। फ्लोटेशन कॉस्ट जहां पे कम से कम होगी, कागजी कार्रवाई या कुछ भी होगी, हम वहां जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। हमको कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा चाहिए मार्केट से, फाइनेंशियल डिसीजन लेना ना, ये अफेक्ट करता है। तीसरी बात ये थी। चौथी, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कैसी आपकी, कैसी रखनी है आपको, उस पर भी डिपेंड करता है फाइनेंशियल डिसीजन। देखो ये कंपनी विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन प्रेफर बोरोइंग फंड। भाई अगर मान लो कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, हाथ में अच्छा पैसा रहता है कैश में, तो आप बोरोड कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, बोरोइंग कैपेसिटी ज्यादा। देखो ऑन अदर हैंड इन केस विद कैश फ्लो पोजीशन, मतलब अपना पैसा 6-6 महीने में, 7-7 महीने में आता है मान लो, तो अपने को क्या है भाई, ओवनर फंड इशू करना चाहिए, क्योंकि भाई उनको तो ब्याज रेगुलर देना पड़ेगा, कहां से आएगा? आपके पास अगर रेगुलर कैश फ्लो नहीं है तो भाई मत करो इशू, डेप्ट कैपिटल मत इशू करो, प्रॉपर देना पड़ेगा, टाइमली देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मीटिंग करके खड़े हो जाएंगे, अगले कंपनी बंद करवा देंगे तुम्हारी, बात सीधी है, ठीक है। अच्छा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। देखो ए कंपनी विद लो लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेफर बोरोइंग फंड्स एज इट कैन अफोर्ड पे हाई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। इंटरेस्ट हाई देने में अफोर्ड हो जाएगा, मतलब कहने का क्या है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑपरेट करने की कॉस्ट। देखो ए कंपनी विद लो लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जैसे मान लो मेरी मशीन है, मेरे को ऑपरेट करने में ज्यादा खर्चा नहीं लगता, उनका फिक्स खर्चा नहीं ऑपरेट करने का इतना ज्यादा, ठीक है, सस्ते में काम चल रहा है, तो मैं ज्यादा ब्याज दरों पे भी पैसे उठा सकता हूँ, सीधी सी बात है, अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑपरेटिंग खर्चे इतने ज्यादा लग नहीं रहे हैं, समझे नहीं समझे, ये बात है। देखो फिक्स फाइनेंस कॉस्ट इट्स इंक्लूड इंटरेस्ट है, जैसे देना ही देना पड़ेगा, डेप्ट है जैसे देना ही देना पड़ेगा, कर्जे हैं चुकाने ही पड़ेंगे, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम है जैसे देना ही देना पड़ेगा, सैलरीज है देनी पड़ेगी। अगर मान लो मेरे कम है, मेरे तो खर्चे है ही ना, ऑपरेटिंग खर्चे तो है ही नहीं, है मान लो कुछ है बिजली वगैरह और सब मान लो, लेकिन फिक्स ऑपरेटिंग खर्चे तो नहीं है ना मेरे को किसी को सैलरी तो नहीं देनी ना, ये समझे। अब मान लो मैं मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मेरे को किसी को सैलरी नहीं देनी, किसी को वेजेस नहीं देनी, सारा काम हम खुद ही करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, तो मैं क्या है हाई रेट पे भी ब्याज पे पैसे उठा सकता हूँ। अगर भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा होते हैं ना, रेंट है मान लो, यहाँ पे कोई रेंट नहीं है अपना, ठीक है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग खर्चे कम है मेरे, तो इसीलिए क्या है मैं ज्यादा ब्याज पे पैसे उठा सकता हूँ, उठाना चाहूँ तो बोरो ज्यादा कर सकता हूँ मालिक रखने की बजाय, ठीक है। अभी देखो ऑन द अदर हैंड कंपनीज विद हाई लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेफर ओवनर फंड, क्योंकि भाई प्रॉफिट होने के चांस कम रहेंगे ना, आपका प्रॉफिट सारा 1 लाख रुपए हुआ है, आपके खर्चे इतने हैं, पट्टा ही नहीं सौदा, ब्याज कहां से काटोगे, बात ही है 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, रेंट देना, ये देना, वो देना, ये करके 1 लाख गए सारे के सारे। भाई ओवनर फंड बेस्ट है कि मैं बच्चे का तो मिल जाएगा अगले को, नहीं जयराम जी की, नहीं समझे मेरी बात, ये बात है। अभी देखो कंट्रोल कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
देखो, द विलिंगनेस ऑफ रिटेंशन और डिल्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। सीधी सी बात, फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त देखो, रिटेंशन ऑफ कंट्रोल, इश्यूज ऑफ मोर डेप्थ। अगर मान लो रिटेंशन ऑफ कंट्रोल रखते हो तो आप ज्यादा डेप्ट इशू करो। डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इशू ऑफ मोर इक्विटी। अगर मान लो आप मालिकों के हाथ में ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हो तो इक्विटी इशू करो ज्यादा। अगर मान लो आप कर्जदारों के हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हो तो कर्जदारों को ज्यादा इशू करो, कर्जदारों से फंड लो ज्यादा। ये समझे बात? ये है डेप्ट इशू करो, लोन लो, ठीक है, बात ये है भाई। मतलब कहने का क्या, कंट्रोल कंसीडरेशन भी देखा जाता है, कितना कंट्रोल चाहिए आपको बिजनेस पे। अब मालिक ज्यादा हो जाएंगे तो क्या डोमिनेंस चलाने लग जाएंगे, राज चलाने लग जाएंगे, कर्जदारों को कोई पूछेगा ही नहीं। बात ये है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होती है? देखो, कैपिटल मार्केट क्या है, किस लेवल पे चल रही है, किस पोजीशन पे चल रही है कैपिटल मार्केट। देखो, राइजिंग और डिप्रेस्ड टाइम ऑफ द कैपिटल मार्केट में अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन। सीधी सी बात है, रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो क्या है, डिप्रेस होगी पूरी की पूरी मार्केट, तो फाइनेंशियल डिसीजन कुछ और हो सकते हैं उस सिचुएशन में। एग्जांपल, ड्यूरिंग राइजिंग टाइम मोर पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज एज इट। भाई चढ़ाव में क्या है, सारे लगाते हैं शेयर पे पैसे। मान लो शेयर के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, तेजी आ रही है मार्केट में, लोग इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न मिलेंगे बहुत ज्यादा अच्छे खासे, है ना। ड्यूरिंग डिप्रेस्ड टाइम मोर पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन डेप्ट। सीधी बात है, ब्याज तो मिलेगा मिलेगा, ऐसी तैसी करवाओ कंपनी की, ये समझे बात सीधी है। कैपिटल मार्केट को देखते हुए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है कई बार। आगे चलो, डिविडेंड डिसीजन। भाई सीधी बात है, डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करोगे शेयर होल्डर को और कितना रिटेन करके रखोगे ताकि भविष्य को चलाने में काम आए कंपनी के। ठीक है, समझ आया? मतलब डिविडेंड डिसीजन, आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करो, बात ये है, ताकि आपकी कंपनी की हेल्थ बढ़िया रहे। अब कंपनी को कर्जे उठाने पड़ रहे हैं, आपका खुद का प्रॉफिट रिटेन कर लेते हैं, क्या दिक्कत थी? कर्जे उठाने की जरूरत ही नहीं, अपने खुद के पैसे बचा लो, क्या दिक्कत है? डिविडेंड डिसीजन भाई वो नहीं है कि 100 रुपए कमाए 100 ही बांट दिए, रख लो 20 रुपए यार, क्या दिक्कत है? वो 20 रुपए कल काम आएंगे, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा आपको, सीधी बात है। तो डिविडेंड डिसीजन उस प्रकार का होना चाहिए ताकि कंपनी आगे भी सर्वाइव कर सके और आगे अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए आपके पास फंड भी अवेलेबल हो। सीधी सी बात ये है। देखो, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर बाय द वे ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन फॉर द मीटिंग फ्यूचर नीड्स एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग सीधी सी बात है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए आप कितना रिटेन करोगे और कितना डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करोगे, है ना। डिविडेंड डिसीजन है ये। इसके बाद में जनरली द शेयर होल्डर वांट दैट दे शुड गेट मैक्सिमम। सीधी बात है, शेयर होल्डर चाहेंगे हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, क्यों बचा के चल रही है कंपनी, ऐसी तैसी करवाई है कंपनी की, मैंने शेयर में पैसे लगाए, मेरे को डिविडेंड पूरा चाहिए, बात सीधी है ना। मैक्सिमम डिविडेंड एंड द कंपनीज वांट दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी शुड बी कीप्ड इन टू फुलफिल फ्यूचर नीड एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व रखा जाए। हाउएवर द फाइनेंस मैनेजर हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ना शेयर होल्डर लड़ाई करे, ना कंपनी वाले आपस में भिड़े ना। ठीक है, डिविडेंड भी अच्छा डिक्लेयर हो जाए, पैसे भी बच जाए कुछ कंपनी के हाथ में, सो दैट बोथ द पार्टीज रिमेन सेटिस्फाइड, ताकि दोनों की दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। वही है सरप्लस जो हुआ, आपको मान लो 100 करोड़ का सरप्लस हुआ कंपनी को, कैसे डिस्पोजल करें उस सरप्लस का, कहने का ये मतलब है कितना रिजर्व के रूप में रखे और कितना बांटे, बात सीधी सीधी है। अभी देखो, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर है जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला अमाउंट ऑफ अर्निंग, कितना अमाउंट कमाया है वो भी तो डिफाइंड होता है। अमाउंट कितना कमाया, बहुत ही ज्यादा अमाउंट कमाया तो बांट दो डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बांट दो। कमाई लिमिटेड है तो क्या किया जाए, डिविडेंड कम बांटा जाएगा, सेव ज्यादा किए जाएंगे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए। ठीक है, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो मांगते फिरो, सीधी सी बात है। देखो, एक कंपनी है हाई लेवल ऑफ टोटल अर्निंग करंट एंड पास्ट अर्निंग is in a better position to declare higher dividend. The dividend is paid out of present and past earning.
है ना, द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट अर्निंग दे सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल कितनी अर्निंग, यूं कोई पहले साल तो 100 करोड़ कमा लिए, दूसरे साल 4 करोड़ पे आ गए, स्टेबल कितनी अर्निंग उस पर भी डिपेंड करता है। आपका डिविडेंड जो डिक्लेयर करने का है ना प्रोसेस, उस पर भी डिपेंड करता है ना। देखो ये कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज ए बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। भाई सीधी बात है, पता है कि 100 करोड़ तो कमाए जाएंगे, तो बेटर डिविडेंड डिक्लेयर होएगा, सीधी सी बात है। अच्छा प्रॉफिट देगी कंपनी शेयर होल्डर को, नहीं तो फिर भाई अनसर्टेनिटी है, हो गया था प्रॉफिट, ठीक है, नहीं बैठे रहो अपना, ठीक है, आगे चलो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी रखना पड़ता है कंपनी को, अपने शेयर की, अपनी कंपनी की साख बचाने के लिए, गुडविल बचाने के लिए शेयर डिविडेंड देना ही देना पड़ता है। डिविडेंड मतलब कम ज्यादा करने के लिए, मान लो इनकम स्टेबल नहीं है, अर्निंग स्टेबल नहीं है, कई बार 100 करोड़ हो जाती है, कई बार 80 करोड़ हो जाती है, कई बार 70 हो जाती है, कई बार 150 भी हो जाती है, तो क्या करेंगे, कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेते हैं। क्या करते हैं, रिजर्व कर लिया, डिविडेंड हम हर साल मान लो 70 करोड़ बांट रहे हैं, ओके, 70 करोड़ हर साल डिविडेंड बांट रहे हैं, ठीक है, कंपनी हमारी। इस साल यार प्रॉफिट ही 60 करोड़ हुआ है, भाई 30 करोड़ हम रिजर्व करके चल रहे थे, उसमें से दे देंगे, ये समझे, रिजर्व करके जो चल रहे थे ना उसमें से दे देंगे, लेकिन डिविडेंड स्टेबल रखेंगे। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी होती है कई कंपनियों की, इतना देंगे देंगे, बात सिद्धि है, ठीक है। एक्स्ट्रा बहुत ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए बात अलग है, मालिक हो तुम सारे के सारे, कुछ भी दे सकते हैं, बात ये है। डिविडेंड डिक्लेयर होएगा, एजीएम में डिसाइड होएगा कितना डिविडेंड होएगा नहीं होएगा, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देखी जाती है। अब तुमको लग रहा है यार भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, सारा काम अपना 10 गुना हो जाएगा, तो भाई पैसे ज्यादा बचाएंगे बांटने की बजाय, तो भाई वो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे चाहिएंगे, और वो पैसे हम बोरो नहीं कर सकते मार्केट से, सीधी बात है, ये समझे। ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, बात ये है, और उस हिसाब से देखा जाएगा कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर करे। कैश फ्लो पोजीशन देखी जाएगी, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप बेटर हालत में डिविडेंड डिक्लेयर करने की, नहीं तो फिर भाई डिविडेंड कम ही बांटो, रिटेन ज्यादा करो, क्योंकि भाई फ्यूचर बहुत बड़ा है, फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है पैसों की। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी देखी जाएगी। एक कंपनी कंसीडर शेयर होल्डर एक्सेप्शन गेटिंग रेगुलर इनकम। अब मान लो भाई शेयर होल्डर रेगुलर इनकम चाहते हैं, भाई सीधी सी बात है, फॉर डिविडेंड एंड टेक डिविडेंड डिसीजन अकॉर्डिंगली। If the majority of the shareholder desire that at least a certain amount is paid as a dividend, the company are likely to declare the same। सीधी सी बात है, अगर उनको लगता है कि भाई शेयर होल्डर की मेजोरिटी देख लेंगे, रेगुलर इनकम प्राप्त करने वाले भी होते हैं कई लोग लॉन्ग टर्म इनकम प्राप्त करने वाले भी होते हैं, रेगुलर इनकम प्राप्त करने वाले को भाई डिक्लेयर करो, फिर और क्या इलाज है ना। टैक्सेबल टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या चल रही है, टैक्सेशन पॉलिसी पे भी आधारित है कई सारी चीजें। देखो टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, इफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेविड ऑन द कंपनीज इज हायर, इट वुड बी बेटर टू डिक्लेयर लेस डिविडेंड। अगर डिविडेंड टैक्स जो सीडीटी होता है ना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अगर वो ज्यादा है तो क्या करेंगे, लेस डिविडेंड बांटने में ही फायदा है, बात सीधी है, और नहीं तो फिर वाइस वर्सा। अभी देखो, ठीक है, समझ आया होगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन पे भी प्रभाव पड़ता है डिविडेंड डिसीजन का। जनरली बीइंग ए गुड न्यूज फॉर इन्वेस्टर, एवरी इंक्रीज इन डिविडेंड इंक्रीज द मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइसेस बढ़ेंगे शेयर के अगर गुड न्यूज आई है तो। देखो therefore a finance manager should always keep in mind the effect on the market price of the share will determine the rate of the dividend। भाई मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिसाइड भी करता है रेट ऑफ द डिविडेंड। एवरी कंपनी विश दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शुड नॉट फॉल। भाई अगर मेरे को शेयर की वैल्यू नहीं गिरानी तो डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है तब उसको लगता है कि कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है, सीधी सी बात है। कंपनी का शेयर प्राइस अगर कब गिरता है, जब कंपनी टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, ठीक है, तो ये बात है। स्टॉक मार्केट के रिएक्शन से भी तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है डिविडेंड डिसीजन पे। अभी देखो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट क्या है, देखो ए कंपनी हैविंग इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट इज इन ए बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड एंड वाइस वर्सा। कैपिटल मार्केट क्या होती है, पूंजी बाजार, पैसा बाजार, ठीक है। सच कंपनीज डिपेंड्स लेस रिटेन अर्निंग। भाई आसानी से अगर पैसा मिल रहा है
बैंकों से और सबसे, तो क्या दिक्कत है? जरूरत ही नहीं, डिविडेंड और बांट दो, कोई चक्कर नहीं है, नहीं समझे? अगर मेरे को आसानी से हमारी कंपनी को पैसा नहीं मिल पा रहा लोन वगैरह का, तो रिटेन अर्निंग का सहारा लेना पड़ेगा भाई। आगे चलो, लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट मतलब कानूनी। देखो ये कंपनीज में भाई वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी एक्ट क्या कहता है, कितना डिविडेंड देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कंपनी एक्ट की भी तो माननी पड़ेगी ना। देखो ये कंपनीज मस्ट adhere to certain provision of the Companies Act while taking the dividend decision. For example, according to the Company Act 2013, the rate of dividend cannot be exceed average of the rate declared by the company in the 3 preceding year. पिछले 3 साल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया ना उसकी एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिविडेंड, ध्यान रखो, कंपनी एक्ट बोलता है ये बात, तो वो भी बात ध्यान में रखी जाएगी, वो भी तो चीजें अफेक्ट करेगी ना, सही है? तो ये बात है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट भी होते हैं कई। देखो कंपनी इज सपोज टू फॉलो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लीडर्स ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। भाई सीधी सी बात है, कोई वादा कर दिया, फॉर एग्जांपल व्हेन ए कंपनी रिसीव फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट के फॉर्म में, दैट डेप्ट प्रोवाइडर कैन पुट ए बैन ऑन द कंपनी टू गिव एनी डिविडेंड। भाई डेप्ट जो कर्जे मतलब तेरे से कर्जे लिए तो तू रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, भाई डिविडेंड मत बांटो, हमको पैसा दो पहले, बात सीधी है ना, ब्याज दो हमारा। तो वो चीजें भी देखनी पड़ेगी, भाई तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट होया हुआ है, पहले तेरे पैसे देने जरूरी है।